हेलो दोस्तों, मैं नितिन यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल माइंड अप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने ईंधन का एक थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस किया था। आज इसी क्लास में अपन ईंधन के बचे हुए पोर्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा था उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिए गए ईंधन में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन है और कौन सा नहीं। कुछ लोगों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि हमने जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम को गैर जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत पड़ा और वहीं कोयला और पेट्रोलियम को हमने पढ़ा जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि साहब दोनों जब पृथ्वी को खोदकर निकाले जा रहे हैं तो एक जीवाश्मी और दूसरा गैर जीवाश्मी क्यों है। देखना, जीवाश्मी का अर्थ है कि जो जीवों के शरीर के अपघटन से बना हो। क्या हमारे शरीर में यूरेनियम है क्या कि हमारे शरीर का जब अपघटन होगा तो हमें फिर से यूरेनियम प्राप्त होगा। तो यूरेनियम गैर जीवाश्मीय है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन है। लकड़ी भी गैर जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण है। अपन जीवाश्मी ईंधन के प्रकार को डिस्कस करते हैं। जीवाश्मी ईंधन, और जीवाश्मी ईंधन में पहले हमने देखा था केवल कार्बन युक्त, और इसका एग्जाम्पल था कोयला, और इसकी भौतिक अवस्था थी ठोस। अब देखना, हम पूछे कि साहब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तब तो आंसर आएगा एंथ्रेसाइट। और हम कहें कि वो तो उदाहरण दे दिया हमने कि सबसे अच्छे कोयले का उदाहरण क्या है, एंथ्रेसाइट। हम पूछे कि सबसे अच्छा कोयला है क्या, तो कोयले का उपयोग कर रहे थे हम ऊष्मा पाने के लिए। तो ऊष्मा पाने के लिए कर रहे हैं तो हमें ऊष्मा अधिकतम दे, वही तो अच्छा कोयला रहेगा। तो जो ऊष्मा अधिकतम दे और जलने के बाद राख निम्नतम देता हो वो कोयला सबसे अच्छा कोयला रहेगा। तो अच्छे कोयले की ये विशेषता हुई। अब सीधी सी बात है कि वो ऊष्मा देगा। जब हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन युक्त ईंधन, तो इसका अर्थ है कि जिस कोयले में जितने अधिक मात्रा होगी कार्बन की, वो उतनी अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा जलने पर। अब हम देखें एक बार कि साहब जीवाश्मी जो ईंधन में कोयला है, इस कोयले के 4 प्रकार हैं। 4, यदि हम इनको एक अल्फाबेट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित क्रम प्राप्त होगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ए से बना एंथ्रेसाइट, बी से बना बिटुमिनी या बिटुमिनस, फिर आया लिग्नाइट, और अंत में पीट। अब इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अलग अलग गाइड ने अपने हिसाब से अलग अलग मान दे रखा है कि किस कोयले में कार्बन की कितनी मात्रा है। हम 10th की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसकी बात करें तो जो 12 नंबर का चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। वहां दिया हुआ है कि इसमें कार्बन की कितनी कितनी मात्रा है, हम वही मात्रा पढ़ेंगे। तो एंथ्रेसाइट में है 94 से 98%, 78 से 86%, 28 से 30%, और यहां है 27%। अब यहां से सीधा ही पिछले बार रीट 3rd ग्रेड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2nd लेवल में, और यहां से सीधा इसके उपनाम पे एक क्वेश्चन करता है वो हमसे। देखना, हमने कहा कि जिस कोयले में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा होगी वो उतनी अधिक ऊष्मा देगा। तो एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, तो इसका नाम रखा गया सबसे अच्छा कोयला। पीट में कार्बन की सबसे कम मात्रा, तो नाम रखा घटिया कोयला। अब बच गए 2, बिटुमिनी और लिग्नाइट। एक का नाम होता है भूरा कोयला और एक का नाम मृदु कोयला। याद रखने के लिए हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को बिट्टू नाम दे देते हैं और छोटे बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका नाम रखा मृदु कोयला, और बचा हुआ भूरा कोयला। तो ये उपनाम पर इनका उपनाम।
और ये है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। अब 2-3 चीजें हम और देखेंगे, एक क्रम बनाएंगे हम, बढ़ता और घटता क्रम। सबसे पहले हम बात करें तो ये हुई साहब कार्बन की प्रतिशत मात्रा, सबसे अधिक एंथ्रेसाइट में, फिर बिट्यूमिनी में, लिग्नाइट में और पीट में, अर्थात ये कार्बन की घटती हुई मात्रा का क्रम हुआ। फिर हम कह रहे हैं कि जब कार्बन की जितनी ज्यादा मात्रा होती है तो इसकी दहन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे अधिक दहन क्षमता एंथ्रेसाइट की और सबसे कम पीट की, तो ये भी एक क्या हुआ, घटता हुआ क्रम हुआ। जब दहन क्षमता जिसकी जितनी ज्यादा है तो ऊष्मा मान भी उसके लिए उतना ही अधिक होगा, तो सबसे अधिक ऊष्मा देने वाला एंथ्रेसाइट और सबसे कम ऊष्मा देने वाला पीट, तो ये भी यहां से यहां तक एक घटता क्रम हुआ। फिर हम बात करें रंग की, तो जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी उसका रंग भी उतना ही गहरा होगा, तो सबसे गहरा रंग हुआ एंथ्रेसाइट का और सबसे हल्का रंग हुआ पीट का। फिर बात करें कठोरता की, कार्बन की जितनी ज्यादा अधिक मात्रा रहेगी कोयला उतना ही अधिक कठोर रहेगा, सबसे अधिक कठोर कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे कम कठोर कोयला पीट, तो ये भी एक घटता क्रम हुआ। यदि यहां हम देखें तो हमने कहा था कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ताप और दाब बढ़ते हैं, और ताप और दाब बढ़ते हैं तो अच्छे कोयले के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए कि उसको ताप और दाब अधिक मिलने चाहिए। हम इस भाग को 4 भागों में बांटें, 1 2 3 4। तो सबसे अच्छा कोयला हमने माना एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट सबसे अधिक गहराई में मिलेगा, और 4 नंबर पर सबसे घटिया कोयला अर्थात पीट, तो ये गहराई का भी घटता क्रम हुआ। तो यहां से यहां तक सब चीजों के लिए ये मिला हमको घटता क्रम। ये जो हमने टेबल बनाई इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो पूछता है हमसे उपनाम के आधार पर। अब देखना, यदि ये टेबल समझ में आई तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। सबसे कम गहराई पर मिलने वाला कोयला, सबसे अधिक गहराई पर मिलने वाला, सबसे कठोर कोयला, सबसे कम कठोर कोयला, सर्वाधिक कार्बन रखने वाला कोयला, सबसे कम कार्बन रखने वाला कोयला। तो ये हमने जो टेबल बनाई ये था एक घटता क्रम। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी के लिए हम एक और टेबल बनाते हैं, और वो टेबल बनाएंगे हम बढ़ते क्रम को लेकर। हमने मान लिया कि हमारे पास चारों कोयलों की समान मात्रा ली है हमने 1-1 किलोग्राम, तो यहां कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा हुई एंथ्रेसाइट में, इसका अर्थ इसमें अशुद्धि का मान उतना ही कम रहा, अशुद्धि का मान। यहां पीट पर पहुंचे तो 100 में से 27% पार्ट तो हुआ कार्बन का और शेष हुआ अशुद्धियों का, अर्थात हम एंथ्रेसाइट से पीट की ओर जाएंगे, तो यहां से ये हुआ बढ़ता क्रम। अब जब अशुद्धि ज्यादा है तो निश्चित सी बात है कि जलाने पर राख भी हमें क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, तो ये हुआ बढ़ता क्रम। अब यहां से हम देखें, मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम किसी भी पदार्थ के दहन की बात करें इस प्रकृति में तो जलने के लिए निश्चित रूप से ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। हमसे पूछे कि साहब बताइए कोयले के पूर्ण दहन से बनने वाली गैस कौन सी है, तो कोयला हमें पता है कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और दहन के लिए जो गैस चाहिए वो ऑक्सीजन, और दोनों मिलेंगे तो ये बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन का अर्थ है कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि अपूर्ण दहन हो और वहां ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम रह जाएगी और ये बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखना, यहां ऑक्सीजन 2 है तो लगाया डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 1 है तो लगाया मोनोऑक्साइड, और जहां कहीं भी ऐसे सूत्र लिखे हुए हों, अंत में जो नाम है सामान्यतः उसके अंत में हमें इड लगाना पड़ता है,
ऑक्सीजन था तो ऑक्साइड, क्लोरीन होता तो क्लोराइड, सल्फर होता तो सल्फाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब हमें लगाने होते। तो ये फिर से देखेंगे कि भाई कार्बन को जलाने पर मुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कि लकड़ी को जलाने पर बनने वाला कोयला है ए पर पीट, बिटुमिनी, एंथ्रेसाइट, और 4 है कोई नहीं। और यहां से मैक्सिमम जो लोगों का आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा पीट, कि लकड़ी को जलाने से जो कोयला बन रहा है वो घटिया क्वालिटी का है, तो आंसर कर रहे होंगे पीट। बाकी लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई आपके माइंड में ये हो कि हम लकड़ी को जला रहे हैं और जो कोयला पीट बन रहा है, तो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी को जलाएं जैसे सागवान की, तो आंसर क्या दे दोगे? एंथ्रेसाइट। और सही आंसर क्या है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी के जलाने से जो कोयला बना है वो इनमें से किसी का भी उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे जीवाश्मीय ईंधन के उदाहरण है, जीवाश्मीय के। और क्या लकड़ी हमने पृथ्वी को खोद के प्राप्त की है क्या, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व दबी पड़ी हुई थी? यदि ऐसा होता कि लकड़ी को जलाने से कोयला बनता, तो आप और मैं, ना मैं पढ़ा रहा होता और ना ही आप लोग पढ़ रहे होते, क्योंकि सब कोयला बनाने में लगे रहते और सब कोयले का ही बिजनेस कर लेते। इसके बाद अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन। नंबर 2, हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन। और हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन में हमने पहले देखा था गैसीय ईंधन। अब देखना, गैसीय ईंधन को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नाम लिखा इसका प्राकृतिक गैस, हिंदी में प्राकृतिक गैस। और दूसरा है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। इस प्राकृतिक गैस का नाम प्राकृतिक गैस इसलिए रखा क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी जगह ये अपने आप मुक्त होती रहती है, इसलिए नाम रख दिया गया इसका प्राकृतिक गैस। अब हम कहें कि साहब एक क्वेश्चन तो ये पहले पूछता था कि बताइए सीएनजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम। अभी जो क्वेश्चन आता है यहाँ से स्कूल लेक्चर का, अभी जो फर्स्ट पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। अब हमने नेचुरल गैस को ये मान रहे हैं कि ये द्रव के पार्टिकल हैं और ये मान रहे हैं ये गैस के कण हैं। यही तो अंतर होता है भौतिक अवस्था में कि द्रव के कण तुलनात्मक पास पास होते हैं गैस की तुलना में। हम कहें कि हमने इसको कंप्रेस किया, संपीड़ित किया, दाब लगाकर पास लाए, तो कंप्रेस करने से नाम बना इसका सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर से गैस के कण थे और इस बार प्रेशर लगा के इनको इतना पास पास ले आए कि ये किस में बदल गए? द्रव में। तो नाम रख दिया एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इन दोनों के पूरे नाम हुए। अब बात यह कि इनको कंप्रेस करने की आवश्यकता क्यों थी? माने कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर, और इस सिलेंडर में हमने बिना किसी दाब के गैस भरी हुई है, बिना किसी प्रेशर के, तो इस सिलेंडर में केवल उतनी ही गैस आ पाएगी जितना इसका आयतन है। और यदि हम बिना प्रेशर के इसमें गैस भर रहे हैं
तो हमें बाहर गैस वापस इससे प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यदि हमने प्रेशर लगा के सीमित आयतन में गैस के कणों की संख्या अधिक कर दी, तो अब जैसे हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे, यहाँ दाब अधिक है गैस का, बाहर गैस का दाब कम है, और प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है और गैस सिलेंडर से बाहर की ओर हमें प्राप्त होगी। इसलिए इनको कंप्रेस करना पड़ा कि सीमित आयतन में गैस की मात्रा अधिक से अधिक रखी जा सके। अब बात आती है इनके घटक की। जहां कहीं भी हमें केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, कार्बन की संख्या 1 नाम देते हैं अपन मैथ, कार्बन की संख्या 2 नाम देते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 नाम प्रोप, 4 हो तो ब्यूट और 5 हो तो पेंट, ये नाम दिए जाते हैं। अब घटक की बात करें हम तो सीएनजी का मुख्य घटक है मैथेन। इसका अर्थ इसमें कार्बन 1 होगा, कार्बन की संख्या 1 होगी, और हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1, 2, 3 और 4। इसका अर्थ कार्बन एक बार में 4 अन्य परमाणुओं से बंध बना सकता है। यदि हम प्रत्येक संयोजकता के साथ हाइड्रोजन को जोड़ें तो ये सूत्र बन गया हमारे पास CH4, अर्थात मैथेन का सूत्र है CH4। तो सीएनजी का घटक हुआ मैथेन। इसी प्रकार हम एलपीजी पर जाएं तो देखना एलपीजी हमारे दैनिक जीवन में हम रसोई में उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे ये समझे कि एलपीजी के रेट बढ़ते हैं, व्यक्ति का बीपी भी बढ़ जाता है। तो बी से बना ब्यूटेन और पी से प्रोपेन। तो एलपीजी का घटक हुआ ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अब बात आती है इनके उपयोग की। तो सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जा रहा है और एलपीजी का उपयोग वाहनों एवं घरों दोनों में किया जाता है। सब घरों में तो खूब सुना है, एलपीजी का उपयोग वाहनों में कहाँ किया जाता है। देखना, जब पहले वाहनों में सीएनजी का उपयोग नहीं होता था, उससे पहले हम सभी ने देखा होगा, और सामान्यतः वैन में एक बड़ा सा सिलेंडर रखा होता था जो हम घरों में रसोई में उपयोग करते थे, उसी का उपयोग करते थे वो अपनी कार में ईंधन के रूप में। तो एलपीजी का उपयोग वाहनों एवं घरों दोनों में होता है। अब हम बात करें कि सीएनजी और एलपीजी दोनों ही रंगहीन एवं गंधहीन गैस हैं। तो रंगीन एवं गंधहीन गैस हैं। यदि लीकेज हुआ तो ना तो इसकी कोई गंध है और ना ही इसका कोई रंग है, तो कैसे पता पड़े? आग लगने की पूरी संभावना है। तो एलपीजी में तो लीकेज का पता लगाने के लिए, रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन या एथेन थायोल या थायोएथेन मिलाते हैं। तो जब भी हमें अपने घर से जो बदबू का अनुभव हो एलपीजी का, जिसको हम समझते हैं वो सही मायने में एलपीजी की लीकेज के कारण नहीं था, बल्कि एलपीजी के लीकेज के कारण हमें इथाइल मरकैप्टन या एथेन थायोल की बदबू का अनुभव होता है। तो इस बात सीएनजी की बात करें कि सीएनजी का लीकेज हुआ तो कैसे पता पड़े कि भाई लीकेज हुआ है, उसमें हम क्या मिलाएं? तो सामान्यतः इसमें किसी के भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और वहां कार्बन की संख्या 3 और 4 है। 3 और 4 और 1 की तुलना करें तो 1 हल्का है, इसलिए ये गैस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो सामान्यतः इसमें किसी भी पदार्थ के मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें कि एलपीजी में एथाइल मरकैप्टन को ही क्यों मिलाया गया। तो देखना, इसकी विसरण जो क्षमता है, एक तो वो बहुत अधिक है और दूसरी इसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण है।
विसरण क्षमता का अर्थ है कि यदि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी कहीं लीक होती है तो ये बहुत दूर तक फैल जाता है और पता पड़ता है कि लीकेज हुआ है। और दूसरा, इसकी गंध इतनी तीक्ष्ण है कि हमें सहन नहीं हो पाती है। यदि इसकी जगह हम किसी अच्छी खुशबू वाले पदार्थ का उपयोग करते तो हो सकता है कुछ सेकंड तो हम वैसे ही निकाल देते कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाहो तो आप गैसीय ईंधन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन में ही द्रव अवस्था वाले ईंधन भी बचे हैं। तो द्रव ईंधन, इसमें पहले हम बात करें पेट्रोल की। पेट्रोल, तो सबसे पहले बात आई कि पेट्रोल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किससे निर्धारित की जाएगी? तो पेट्रोल की क्वालिटी निर्धारित की जाएगी आइसो ऑक्टेन से, ऑक्टेन संख्या। और ये ऑक्ट आते ही पता पड़ गया कि कार्बन 8 की बात हो रही है। तो इससे क्या फायदा भाई? जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या रहेगी उतना ही वो व्हीकल जो पेट्रोल से चल रहा है उसके इंजन से आवाज उतनी ही कम आएगी। और इस आवाज को अपन कहते हैं नॉकिंग या अपस्फोटन। तो यदि पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या कम है तो इंजन की आवाज उतनी अधिक होगी। और इस आवाज को कम करने के लिए पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता है। सीसा या लेड या पीबीए की बात है, सीसा मिलाया जाएगा। अब क्या सीसा सीधा ही मिलाते हैं? तो ये सीसा मिलाया जाता है TEL, टेट्रा एथिल लेड के रूप में। और इसकी मात्रा सामान्यतः 0.15 ml होती है प्रति लीटर के लिए। फिर हम सब लोगों ने खूब सुना है कि सीसा रहित पेट्रोल, पेट्रोल पंप पर लिखा रहेगा कि सीसा रहित पेट्रोल। इसका अर्थ कि उस पेट्रोल की बात कर रहा है जिसमें ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। तो ऑक्टेन संख्या अधिक होगी तो निश्चित सी बात है कि उसमें सीसा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार पेट्रोल के बारे में जल्दी से वापस से देखते हैं। पेट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही है कि पेट्रोल की गुणवत्ता या क्वालिटी का निर्धारण किससे किया जाता है? तो आइसो ऑक्टेन से। ईंधन का जो जलने से इंजन में आवाज होगी अपस्फोटन कहेंगे। कम करने के लिए सीसा मिलाया जाता है और सीसा TEL के रूप में मिलाया जाएगा। जिस पेट्रोल में पहले से ही आइसो ऑक्टेन की संख्या अधिक होगी उसमें सीसा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसे अपन कहेंगे सीसा रहित पेट्रोल। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद डीजल की। डीजल, और डीजल में दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो डीजल में सूक्ष्म मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? सल्फर या गंधक। और दूसरा, जैसा हमने देखा था कि पेट्रोल की क्वालिटी का निर्धारण ऑक्टेन संख्या से होता है, ऐसे ही डीजल की क्वालिटी का निर्धारण सीटेन संख्या से किया जाता है। तो ये हमने पढ़े थे जीवाश्मीय ईंधन। अब अपन बात करते हैं गैर जीवाश्मीय ईंधन। और इसमें सबसे पहले है बायोगैस, या गोबर गैस। देखना, जीवों के अपशिष्ट से इस गैस का निर्माण होता है इसलिए बायोगैस, और जो पशु हैं उनके गोबर से बनाई जाती है इसलिए इसका नाम गोबर गैस। दोनों एक ही बात है। हम बात करें कि हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने जीव के अपशिष्ट पदार्थों को डाल दिया, गोबर को डाल दिया और पानी मिला दिया।
जिस पात्र में ये काम कराया जाता है, गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, उस पात्र को बोलते हैं डाइजेस्टर। डाइजेस्टर। अब इस पात्र में जब गोबर गैस का निर्माण होगा तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो गोबर गैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक, तो आंसर रहेगा मैथेन। और पूछ ले कि अन्य गैस, तो आंसर रहेगा CO2 मुख्य जो है। तो मैथेन और CO2 दोनों गैस बनती है इससे। अब मैथेन जैसे ही नाम आया तो इसमें कुछ बैक्टीरिया और रहते हैं और मैथेन बना रहे हैं, तो नाम है उनका मैथेनोजन बैक्टीरिया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि अपन खाना बनाने के लिए उपयोग जो करते हैं एलपीजी का, और एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। और यदि वो हमसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से खाना पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है और ब्यूटेन एवं प्रोपेन नहीं हो, तो हमें आंसर ठीक करना है मैथेन। क्यों? क्योंकि पहले हमने जब देखा कि सीएनजी का मुख्य घटक भी क्या था, मैथेन, और वहां तो हम कह रहे थे कि यहां ये मैथेन काम आ रही है वाहनों में ईंधन के रूप में। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि बायोगैस या गोबर गैस से जो मैथेन बन रही है, इसका उपयोग हम घरेलू विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने में। तो यदि हमें ऑप्शन में ब्यूटेन एवं प्रोपेन नहीं मिलता है तो हमें आंसर टिक करना है खाना पकाने के लिए मैथेन का। अब यही बायोगैस यदि इसको भी कंप्रेस करें, हम संपीड़ित करें, दाब लगा के इसके अणुओं को पास लाएं, तो ये तो था बायोगैस, और कंप्रेस कर दिया तो हमने लगा दिया C, तो ये आया CBG। पूछ ले कि CBG क्या है, तो कंप्रेस्ड बायोगैस। अब कुछ सामान्य सी गैस और हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उनका हम एक ट्रिक से देखेंगे। हमने कहा वाटर गैस, एक है प्रोड्यूसर और एक है कोल गैस। देखना, यदि हम किसी सामान्य चीज को सामान्य कहें, इंग्लिश में कॉमन कहें, कॉमन, तो हमने कॉमन का CO लिया और ये लिखा CO, और CO से बना कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर अर्थात जल की बात होती है तो जल के लिए लिखते हैं हम H2O, और O को हटा दिया हमने H2O के और केवल लिखा H2, तो ये वाटर गैस बना CO प्लस H2। तो एक कॉमन था, तीनों में कॉमन, ये लो हमने तीनों के लिए लिख दिया CO CO CO। प्रोड्यूसर को हिंदी में जैसे अपन बोले तो निर्माता, और निर्माता N से स्टार्ट हुआ तो हमने लिखा CO प्लस N2। फिर कोल, और कोल को हम ऐसे समझे कि ये कंप्लीट बात कर रहा है, तो हमने इसके साथ हाइड्रोजन भी जोड़ दिया और CH4 भी जोड़ दिया। तो एक छोटा सा टॉपिक था ईंधन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। जरूर कमेंट्स करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।